टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग ना सेकेंड पार्ट देखेंगे, डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं। द नन कॉपरेशन खलीफात मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। ये जो नन कॉपरेशन खलीफात मूवमेंट था ना, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो जनवरी 1921 से स्टार्ट हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, इच विथ ऑफ इट्स ओन एस्पिरेशन। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। इसमें जो थे ना, अलग अलग लोग ज्वाइन किए, जैसे बिजनेस क्लास के लोग ज्वाइन किए, फार्मर ज्वाइन किए, ट्रेडर्स ज्वाइन किए, इंडस्ट्रियलिस्ट ज्वाइन किए इस ग्रुप को। लेकिन सबका जो था ना, स्वराज को लेकर मोटो जो था सबका अलग अलग था। ठीक है, सबका जो था ना मोटिव अलग अलग था। जैसे बिजनेस क्लास वाले जो लोग थे, उनका इंटेंशन कुछ और था कि हाँ, हम लोग स्वराज में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। जो नॉर्मल जो लोग थे, लेबर क्लास के लोग थे, उनका थॉट कुछ और था कि हम लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। और जो ना ट्रेडर्स थे, उनका थॉट कुछ और था कि हम लोग क्यों ज्वाइन करें। तो सबका अपना अपना मेन मोटो था, इसलिए सब कोई ज्वाइन कर रहे थे। द मूवमेंट इन द टाउन, सबसे पहले जो होता है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है द मूवमेंट इन द टाउन। ये जो मूवमेंट था वो शहर में कैसे फैला। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन द सिटीज। ये मूवमेंट तब स्टार्ट हुआ जो मिडिल क्लास के लोग जो थे, जो आम जनता, जो मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते थे, जब वो लोग पार्टिसिपेट करने लगे तब ये मूवमेंट स्टार्ट होने लगा। Thousands of students left government control school and colleges. Headmaster and teacher resign and lawyer give up their legal practices. हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे ना, जो बच्चे थे ना, वो स्कूल कॉलेज छोड़ने लगे। लास्ट सेक्शन में आप लोग को हम पढ़ाए थे, जिसमें ये बताया गया था कि ना, जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग पूरी तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फॉलो करेंगे, मतलब ब्रिटिश के किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो जो बच्चे थे ना, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का बनाया हुआ जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह था, इसको क्या किया ना, त्याग दिया। जो टीचर्स थे, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। हेड मास्टर्स जो थे, वो स्कूल ज्वाइन करने से मना कर दिए। ठीक है, जो लॉयर थे वो कोर्ट में नहीं गए, जो जज थे वो भी कोर्ट में नहीं गए। तो जितना भी जो लीगल प्रैक्टिसेस हो रहा था ना, सबका लोग बहिष्कार कर रहे थे। द काउंसिल इलेक्शन वॉज बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नन ब्राह्मण, फेल्ड दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू। जो इलेक्शन था ना, लास्ट क्लास में भी हम बताए थे कि पहले कांग्रेस में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रहा था कि इलेक्शन का बहिष्कार करे कि ना करे, क्या कैसे करे कैसे ना करे, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रहा था। ठीक है, तो लास्ट में जो है ना, कांग्रेस सेशन एट नागपुर ने ना ये बात को ना एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो, हम लोग क्या करेंगे, इस बात को मान लेंगे, इस बात को मान लेंगे कि ना हम लोग इलेक्शन वगैरह जो होता है ना, बाइकआउट करेंगे। लेकिन सारा जगह पे इलेक्शन का बहिष्कार किया गया, सिर्फ एक जगह पे नहीं किया गया, वो है मद्रास। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि मद्रास में क्या कहते हैं, कौन सी जगह पे ना कांग्रेस सेशन का जो ये था इलेक्शन था, उसका बहिष्कार कहाँ नहीं किया गया था? तो मद्रास में नहीं किया गया था। अब क्यों नहीं किया गया था, ध्यान से समझिए। वहाँ पे एक जस्टिस पार्टी था। जस्टिस पार्टी का क्या डिमांड था? जो जस्टिस पार्टी में जनरली जो ब्राह्मण लोग थे ना, जो नन ब्राह्मण थे, मतलब ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं है, वो लोग बिलोंग करते थे। तो उनका क्या डिमांड था? उनका कहना ये था कि हम लोगों को कुछ पावर प्रोवाइड किया जाए, हम लोगों को कुछ पावर दिया जाए, ताकि हम लोग भी सोसाइटी में जो होता है ना, एक पोजीशन जो होता है स्टे कर सके। क्योंकि उनके साथ पहले बहुत तरीके का भेदभाव होता था, और उन लोगों को इस बात का उम्मीद था कि ये पावर उनको कैसे मिल सकता है, जब तक वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको किसी तरीके का कोई पावर नहीं दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए वो लोग क्या करने लगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मद्रास सेशन का ना जो इलेक्शन था, उसका बहिष्कार नहीं किया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। अब ये जो इसका इफेक्ट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो ये असर पड़ रहा था कंट्री के अलग अलग पार्ट में, वो ज़्यादातर ड्रामेटिक देखने के लिए मिला। मतलब हर जगह पे इसका असर अलग तरीके का था। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप पिक्टेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन अ ह्यूज बॉनफायर। जो फॉरेन गुड्स थे, जो बाहर कंट्री से जो सामान आता था, उसका बहिष्कार किया जाने लगा। जो शराब की दुकानें थी, उसको बंद कर दिया गया। और लोग जो थे ना, जो फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह था, हम लोग के कंट्री से ब्रिटिश क्या करती थी, कॉटन मतलब कपास लेकर जाती थी, और वहाँ से कपड़े बनाकर हमारे कंट्री में ज़्यादा रेट में आकर बेचती थी। तो वो जो दाम था,
वो जो फॉरेन क्लॉथ था ना, उनको क्या किया गया, इकट्ठा कर कर ना एक बहुत बड़ा बॉन्ड फायर, मतलब बहुत ज़्यादा आग के अमाउंट में ना उसको क्या किया गया, जलाया जाने लगा। ये सब ब्रिटिश के अगेंस्ट में किया जाने लगा। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। जो इम्पोर्ट था ना, जो फॉरेन क्लॉथ्स का इम्पोर्ट था ना, वो ना 1921 से लेके 1922 तक में ना एक साल के अंदर डायरेक्ट आधा हो गया। मतलब पहले प्राइस जो 102 करोड़ रुपया था, अब वो घट के सिर्फ 57 करोड़ हो गया। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। जो मर्चेंट्स थे, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने ना साफ इनकार कर दिया कि हम लोग फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। मतलब हम फॉरेन गुड्स का ना ही एक्सपोर्ट करेंगे ना ही इंपोर्ट करेंगे, हम कोई भी बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड नहीं करेंगे। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्ट क्लॉथ एंड वियरिंग इंडियन वन, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप। देखिए इससे मतलब जैसे फॉरेन ट्रेड्स था ना, उसका क्या होने लगा, बहिष्कार होने लगा। एज अ रिजल्ट ये हुआ, लोग जब फॉरेन ट्रेड का बहिष्कार करने लगे तो वो इंडिया के बने हुए कपड़ों का यूज़ करने लगे, जूट वगैरह से जो कपड़ा बनता था उसका यूज़ करने लगे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब फॉरेन ट्रेड का बहिष्कार हुआ तो इंडिया के प्रोडक्शन का एक मतलब जो होता है ना इंक्रीज हो गया। पहले क्या होता था, इंडिया का प्रोडक्शन जो था वो जनरली घटते चला जा रहा था, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड्स होते थे वो मशीन के द्वारा बने रहते थे। तो मशीन वाला प्रोडक्ट जो होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था एज अ कंपेयर हैंडलूम के कंपेयर में। लेकिन जब बहिष्कार होने लगा, फॉरेन ट्रेड्स का जब बहिष्कार किया जाने लगा, तब इंडियन के जो ट्रेडर्स वगैरह थे, बिजनेसमैन वगैरह थे, उनको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ कि जो लोकल प्रोडक्शन है वो लेवल प्रोडक्शन का जो लेवल था वो इंक्रीज़ होने लगा। यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो नॉर्मल जो मर्चेंट्स थे, जो हाथ से कपड़ा वगैरह बनाकर उसको ना मार्केट में बेचते थे, तो उनको क्या होने लगा, उनको फ़ायदा होने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन अ वेराइटी ऑफ रीज़न। लेकिन ये जो मूवमेंट था ना, बहुत सारे रीज़न के कारण ये मूवमेंट धीरे धीरे, पहले तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके कारण ये मूवमेंट जो होता है धीरे धीरे कम होते चला गया। सबसे पहला रीज़न क्या था, खादी cloths was often more expensive than mass-produced meal cloths and poor people could not afford to buy it। जो खादी का कपड़ा होता था वो क्या होता था, एज ए जनरल कंपेयर जो मशीन वाला जो कपड़ा रहता था उसके कंपेयर में वो ज़्यादा महंगा होता था। तो जो मील वर्कर थे, अब देखिए खादी का कप जो जनरल जो मील वर्कर रहता था, जो लेबर कास्ट का जो लोग रहता था, अब वो मानिए वो दिन भर में मानिए 100 रुपये कमा लिया, ठीक है, 100 रुपये भी उस टाइम के टाइम में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जब जो आदमी 100 रुपया कमा रहा है और जो खादी का कपड़ा इतना महंगा कपड़ा है वो उसको एफर्ट नहीं कर पा रहा था, तो ये सब कुछ रीज़न था जिसके कारण से लोग जो होते हैं ना, जो फॉरेन क्लॉथ से फिर उसको प्रमोट करने लगे, उसको यूज़ में लाने लगे। How then could they boycott meal cloth for too long? अब इसका रीज़न भी सही है। जो खादी का कपड़ा था वो इतना महंगा आता था क्योंकि वो हाथ से बना रहता था और खादी जो है महंगा भी बिकता है। तो ये जो होता है ना, जो पुअर कास्ट के जो लोग थे वो ज़्यादा टाइम तक ना, जिसके कारण से क्या हुआ ना, जो पुअर पीपल्स थे ना वो खादी कपड़े का ज़्यादा देर तक जो था सपोर्ट नहीं कर पाए। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। उसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा उसका बहिष्कार करने से लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन। अगर उस टाइम के नेशनलिस्ट को अगर चाहिए था कि हम लोग पूरी तरीके से ये सारी चीज़ों का बहिष्कार करें, तो उन लोगों को क्या चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशन का सेटअप करना चाहिए। देयर वेर स्लो टू कम, धीरे धीरे ये कम होने लगा। स्टूडेंट्स और टीचर जो थे ना वापस से जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह थे उसको ज्वाइन करने लगे, जो लॉयर थे वो कोर्ट में वापस आ गए। मतलब धीरे धीरे ये पूरी तरीके से जो लोग थे ना इस चीज़ को छोड़ने लगे।
अब रेबेलियन इन द कंट्री साइड, शहर के कंट्री साइड में क्या हुआ, कंट्री साइड का मतलब गांव में क्या हुआ, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, शहर से ना अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांव में भी धीरे धीरे फैलने लगा, गांव में भी लोग जो थे ना इसमें इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, विच वे आर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वॉर, ये जो है ना इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये जो मूवमेंट है ना धीरे धीरे फैलने लगा। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been a Fiji as an indentured labor. अवध में जो है ना वहाँ पे ना एक बाबा रामचंद्र नाम का एक सन्यासी था जिसने ना वहाँ के जो लेबर वगैरह को थे ना उसको ना उकसाया कि हाँ आप मूवमेंट कीजिए। द मूवमेंट हियर वॉज द अगेंस्ट ऑफ तुलकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांड फ्रॉम द पीजेंट extraordinary rent, high rent and a variety of सेसस। ये जो इनका जो लड़ाई था वो किसके खिलाफ था, तो जो तुलकदार थे, जो लैंडलॉर्ड। देखिए, इन अवध peasant were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been a Fiji as an indentured labor। देखिए, अवध में जो पीजेंट को ना कौन लीड कर रहा था, जो किसान थे ना उनको कौन सिखा पढ़ा रहा था, तो बाबा रामचंद्र जो थे वो सिखा रहे थे, जो कि एक सन्यासी थे और एज अ फीजी इंडेंचुअर्ड लेबर की तरह काम कर चुके थे। ये जो मूवमेंट था यहाँ पे वो किसके अगेंस्ट में था, तो तुलकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में था। अब ये लैंडलॉर्ड और तुलकदार का क्या केस है यहाँ पे, तो जनरली जो लैंडलॉर्ड थे और तुलकदार थे उन्होंने क्या किया, जैसे किसान है तो किसान को ना बहुत सारा टैक्स वगैरह किसान पे इम्पोज कर दिया जाता था, बहुत सारा ना टैक्स लगा दिया जाता था, और फसल वगैरह को उपजाने के लिए वो लैंडलॉर्ड से कुछ पैसे उधार लेते थे। जब उनको पैसे दे देते थे तब बदले में लैंडलॉर्ड क्या करते थे, उस पैसों पे ना उनको हाई इंटरेस्ट रेट लगा देते थे और अलग अलग तरीके का रेट लगा देते थे, इंटरेस्ट रेट लगा देते थे। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए बाबा रामचंद्र ने ना वहाँ के जितने भी किसान थे ना उन सबको सपोर्ट किया कि आप लोग जो होता है ना नॉन वायलेंस होकर ना इनका बहिष्कार कीजिए, आप इनके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। Peasant had to be beggar and work at landlord farm without any payment। देखिए, अब जो ये पीजेंट थे ना जब ये पैसे को नहीं पे कर पाते थे तो इनको ऐसा बेगार की तरह काम करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड के ज़मीन पे काम करना पड़ता था बिना पेमेंट के। एज अ टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर बीइंग रेगुलरली इविक्टेड दैट कुड एक्वायर नो राइट्स ओवर द लीज लैंड। यहाँ तक कि जो जैसे कि ना जैसे लैंडलॉर्ड है उसके पास बहुत सारा ज़मीन है, वो क्या किया, किसी भी किसान को बोला कि ना आप तो मेरे ज़मीन पे फसल उपजाओ और उपजा के हमको दे दो। वो यहाँ तक कि जिस ज़मीन पे वो किसान फसल उपजाए उस फसल पे उसका कोई राइट नहीं होता था, बस एक बंधुआ मजदूर की तरह वो काम करता था, बस उसका काम करने का काम रहता था। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है, the peasant movement demand reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlord। ये जो peasant movement था ये बेसिकली किस चीज़ का डिमांड कर रहा था कि आप टैक्स को ख़त्म मत कीजिए लेकिन कम कर दीजिए टैक्स को, ताकि हम उस टैक्स को पे कर सके। बेगार सिस्टम जो है इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कीजिए। बेगार सिस्टम क्या होता है, बेगार सिस्टम में जो विलेजर्स होते हैं ना उनको फोर्स किया जाता है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के द्वारा कि आप हमारे ज़मीन पर काम कीजिए लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, आप जो हमको पैसा लिए हमसे उसी के बलबूते पे आप हमारे ज़मीन पे काम कीजिए विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट पे। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए था, ठीक है, और लैंडलॉर्ड का पूरी तरीके से बहिष्कार करने की। बहिष्कार हो रहा था ना, इसका अलग अलग केस है कि क्या हो रहा था। सबसे पहले बहुत सारे जगह पे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के द्वारा। अब ये नाई धोबी बंद क्या है, कोई भी नाई, कोई भी बर्बर जो है किसी भी लैंडलॉर्ड का कोई भी दाढ़ी मूछ नहीं बनाएगा और जो क्या कहते हैं धोबी जो है उनका कपड़ा नहीं धोएगा। तो इस तरीके से वो बहिष्कार शो कर रहे थे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंस। उसके बाद जो था ना
ना जून में ना 1920 के जून में जवाहरलाल नेहरू गांव गए, विलेज के गांव में, अवध के गांव में पहुंचे। वहां पे उन्होंने ना फार्मर से बात की, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की कि बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 22 अक्टूबर में, उसी साल अक्टूबर में, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या लॉन्च किया, औध किसान सभा लॉन्च किया, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे। विद इन अ मंथ, कुछ ही महीने के अंदर में ना ये जो औध किसान सभा है ना, ये अलग अलग 300 ब्रांच इसका बन गया, अलग अलग गांव के अलग अलग रीजन में इसका 300 ब्रांच बना। सो व्हेन द नन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट्स ऑफ कांग्रेस वाज इंटीग्रेटेड द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। जब अगले साल जब नन कॉपरेशन मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो ये जो फार्मर्स वगैरह थे ना, ये ज़्यादा अमाउंट में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे कांग्रेस के लोगों में ना थोड़ा सा अजीब लगने लगा उनको, थोड़ा सा ना, मतलब जैसे ये होता है ना कि थोड़ा सा कि ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर उनके मन में ना थोड़ा बहुत जो होता है ना खटास आ गया। द पीजेंट मूवमेंट डेवलप इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विथ। जब पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उससे जो कांग्रेस लीडर थे वो खुश नहीं थे। कांग्रेस का मेनली मानना था कि आप ये सब छोटे चीज़ों पे क्यों ये कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इससे ना कांग्रेस जो थे वो खुश नहीं थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट फैलने लगा, 1921 में हाउ तुलकदार और बड़े बड़े मर्चेंट का जो घर है ना, उनको लूट लिया गया, उन पे अटैक किया गया, बाजार को लूट लिया गया, जो गोदाम था ना उस पे अटैक करके लोग फसल निकालने लगे। बहुत सारे जगहों पे क्या किया गया, लोकल लीडर्स ने महात्मा गांधी को बताया, बहुत सारे जगहों पे महात्मा गांधी के नाम पर अफवाह उड़ने लगा। अभी अफवाह क्या था, लोकल लीडर्स आम जनता को बोलने लगे कि एक बार अगर हमारा देश आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी ने कहा है कि सबका किसी को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, किसी सबका ना, ये जो पूरे इंडिया का ज़मीन है इसका लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबका लैंड ज़मीन जो होगा वो बांटा जाएगा। महात्मा गांधी के नाम पर ना लोग क्या करते थे, जो लोकल लीडर्स थे वो अपने मतलब मोटो को पूरा करते थे ताकि उनको वोट वगैरह मिले, लोग उनको चुने। तो महात्मा गांधी के नाम पर ये सब किया जाता था ना। वो क्या करता था, महात्मा गांधी से के थॉट से उसको काफ़ी अच्छा लगता था और वो हमेशा इस बात को प्रमोट करता था, अपने आसपास के लोगों को बोलता था कि खादी के कपड़े पहनिए और ड्रिंकिंग मत कीजिए। लेकिन उसी टाइम ना वो एक बात से, महात्मा गांधी की एक बात से वो एग्री नहीं करता था। वो बात क्या था, उसका कहना था कि कभी भी इंडिया को ना आज़ाद आप नन वायलेंस से नहीं कर सकते, अहिंसा होकर नहीं कर सकते, आपको हिंसक होना ही पड़ेगा। गुड्डम हिल रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन, ये जो गुड्डम रिबेल विद्रोह था ना, इसमें लोग जो होता है पुलिस स्टेशन को अटैक करने लगे, ब्रिटिश ऑफिस को मारने लगे, ऑफिसर्स को मारने लगे और ना क्या कहने लगे कि हम लोग को स्वराज चाहिए, हम लोग को अपना देश चाहिए। इन सारे केस को लेकर ना कि राजू उन लोगों को उकसा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना राजू को पकड़ लिया और 1924 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन उस टाइम तक वो जो है ना एक फॉल्क हीरो बन चुका था। अब स्वराज इन द प्लांटेशन, ये क्या है, वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड देयर नोशन ऑफ स्वराज। जो वर्कर थे उनका अपना थॉट था कि स्वराज को लेकर कि वो किस तरीके से स्वराज को ले रहे हैं। फॉर अ प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, फ्रीडम मीन टू राइट टू मूव फ्रीली इन आउट ऑफ कन्फेंसिंग space in which they were enclosed and mean in returning link the village from where they had come। देखिए आसाम में क्या हुआ था, जो वर्कर थे ना, जो वर्कर चाय बागान में काम करने के लिए जो वर्कर गए थे ना, तो उनको ना बोल दिया गया था कि आपको इस 1 एकड़ से बाहर नहीं जाना है, उस 1 एकड़ में ही आपको अपना सारा काम करना है। तो जो आसाम के जो वर्कर थे वो चाहते थे कि वो लोग फ्रीली कहीं पे भी घूम सके, अपने घर जा सके, उन लोगों को घर जाने नहीं मिलता था, वो अपने घर जा सके। तो इन सारे चीज़ों को लेकर वो लोग स्वराज का सपोर्ट कर रहे थे। Under the Inland Immigration Act 1859, plantation worker was not permitted to leave the tea garden without permission and in fact they were rarely given to such permission। 1859 में ना एक एक्ट निकला जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। 1859 में ये एक्ट निकला, इसके तहत ने ना ब्रिटिश ने क्या कहा कि जो प्लांटेशन वर्कर है ना वो बिना ब्रिटिश के परमिशन से ना वो काम छोड़कर नहीं जा सकते या घर भी नहीं जा सकते, और ये इस टाइप का परमिशन तो उनको ना के बराबर ही मिलता था। When they heard the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authority, left the plantation and headed home। जब उन लोगों ने सुना कि ना ये नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने हजारों की संख्या में लोग क्या किए ना, उस काम को छोड़कर निकलने लगे। They believed that गांधी राज was coming to end everyone give their land in their own village। उनका ऐसा मानना था कि गांधी राज आएगा, सभी को जो होता है ना उनके अपने, कि उनको ना अपने गांव में कस्बों में उनको ज़मीन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है,
हाँ, दे हाउएवर नेवर रिच द डेस्टिनेशन, लेकिन वो लोग अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए, कभी बीच में ही रेलवे स्टेशन वगैरह में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, शिप वगैरह में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरीके से उन्हें मारा गया पुलिस के द्वारा। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नॉट डिफेंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, ये चीज़ जो था वो कांग्रेस के प्रोग्राम में कहीं नहीं शो कर रहा था। दे इंटरप्रिटेड द टर्म ऑफ स्वराज इन द ओन वे, जो ये कांग्रेस के लीडर्स थे वो स्वराज को अपनी तरीके से ले रहे थे, इमेजिन कर रहे थे वो स्वराज को ऐसे टाइम के पीरियड के हिसाब से जिसमें सिर्फ वही लोग इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करें, तो सबका अपना अपना थॉट था। येस, व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जी नेम एंड राइज द स्लोगन डिमांड स्वतंत्र भारत, दे वे आर इमोशनली रिलेटेड टू ऑल इंडियन एजुकेशन। जनरली जो ट्राइबल्स थे ना, जो आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल थे जिनके बारे में गुड्डम हिल वाले जो ट्राइबल थे, जब उन्होंने ना महात्मा गांधी का नाम लेकर स्वतंत्र भारत का जब नारा लगाया तो उससे हर इंडिया का हर इंसान जो था वो इमोशनली सबको हर्ट किया, मतलब सबको अच्छा, मतलब इमोशनल सब पे अटैक किया। व्हेन दे एक्टेड द नेम इन द महात्मा गांधी और लिंक द मूवमेंट टू दैट, कांग्रेस वाज आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट व्हिच वेंट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। जो कांग्रेस थी ना वो जनरली जो है ना वो लोकल, मतलब जो नॉर्मल पर्सन थे जैसे ट्राइबल हुए या फिर जो फार्मर वगैरह हुए, उनके ना जैसे इस चीज़ में घुसने से, उनके इस मूवमेंट में घुसने से ना वो खुश नहीं थे। ठीक है, वो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि बड़े बड़े जो उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग थे ना उनसे वो डरे हुए थे, क्योंकि बड़े बड़े लोग उनको इलेक्शन के लिए पैसा दे रहे थे और ये जो जनरल पीपल थे ना, इनके घुसने से वो लोग उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस जो है ना वो कभी भी नहीं चाहता था कि जो नॉर्मल पर्सन है वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। चौरी चौरा एक्ट क्या है 1922 में? देखिए, अ चौरी चौरा इन गोरखपुर, अ पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद पुलिस। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड अ halt ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा क्या है? गोरखपुर में हुआ था, जहाँ पे लोग जो है ना वो शांति से विरोध कर रहे थे, बाजार में ना शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन ना पुलिस ना उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भड़का दिया, जिसके कारण से वो बहुत बड़ा मार काट हुआ वहाँ पे। ठीक है, जब महात्मा गांधी ने इस चीज़ को के बारे में सुना तो उन्होंने ना महात्मा गांधी जो जब इस चीज़